ये भी जगह नहीं घेर रहा है। घृणा, तुम किसी से घृणा करते हो, दुश्मनी रखे हो, तो क्या जगह घेर रहे हो? लेकिन वायु, वायु जगह घेर रहा है। आपको पता होगा कि हवा कहीं ना कहीं जगह घेरता है। इसको प्रमाणित करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? गुब्बारा को देखिए, गुब्बारा अगर में हम लोग हवा भरेंगे तो गुब्बारा क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? फूल जाता है। इसका मतलब क्या है कि गुब्बारा में क्या भर रहा है? हवा भर रहा है। और जगह कौन घेर रहा है? तो हवा घेर रहा है। ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? कौन पदार्थ नहीं? नेक्स्ट देखो, देखिए जाए। जरूरी क्या है? सवाल को अधिक बेहतर तरीके से समझना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो देखिए, हवा पदार्थ है, अभी बताएं शुरू में कि हवा पदार्थ है, ये हवा पदार्थ है। जल, जल भी पदार्थ है, क्योंकि भाई ये तो जगह घेरता ही घेरता है। भोजन, ये भी जगह घेरता है, ये भी पदार्थ है। स्नेह, प्रेम जो है, स्नेह जो है, ये पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर होगा स्नेह। ठीक है। निम्नलिखित में द्रव में कौन, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? बोल रहा है कि गुण हम जो देखते हैं, जानते हैं हम लोग, ठोस, द्रव, गैस का गुण होता है। ठोस का गुण क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का गुण क्या होता है? जिसमें आयतन निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित नहीं होता है। और गैस का गुण क्या होता है? जिसमें आयतन और द्रव्यमान दोनों निश्चित होता है। तो बोल रहा है इनमें से द्रव का कौन सा गुण है? तो द्रव का गुण है, देखिए, आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। वेग, वेग की बात ही नहीं कर सकते कि इस चैप्टर में हम लोग, ये फिजिक्स का बात है। घनत्व, घनत्व निश्चित नहीं होता है। आयतन, और निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित क्यों नहीं होता है? देखिए, मान लो 1 लीटर पानी लिए हम लोग, 1 लीटर पानी को एक गिलास में डाले तो वो गिलास जैसा हो गया। और उसी 1 लीटर पानी को एक बड़ा सा बोतल जैसा चीज में डाल दिए तो बोतल जैसा हो गया। इसका मतलब इसका आकार क्या हो रहा है? समय के साथ बदल रहा है। इसका आकार क्या हो रहा है? समय के साथ बदल रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? आयतन। यानी द्रव का क्या निश्चित होता है? आयतन। आप इसको इस तरह समझ के रखें कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। तो इसका आंसर, हम लोग आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आयतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में द्रव कौन अनिश्चित होता है? द्रव में कौन अनिश्चित होता है? मतलब क्या चीज द्रव में अनिश्चित होता है? अभी हमने बताया कि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है। इसका मतलब आकार अनिश्चित होगा। जैसे 1 लीटर पानी को हम लोग बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार का हो जाएगा। उसी पानी को हम लोग अगर ग्लास में रखेंगे, ग्लास का आकार का हो जाएगा। उसी पानी को एक बड़ा सा ड्राम में रख देंगे, बड़ा सा कंटेनर में रख देंगे तो उसी आकार का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव, गैस, ध्यान से समझिए, गैस बन रहा है द्रव। ठीक है, तो गैस तो एक गैस है जो वाष्पित हो रहा है, उड़ रहा है। और द्रव बनने का मतलब द्रव तभी बन सकता है जब वो धीरे 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 जमा होगा। तो जमा होने की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। यानी ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। कभी कभी क्या कर देते हैं लोग? गैसीकरण लगा देते। नहीं, ऐसा नहीं है। गैस से, अगर द्रव से गैस बनता, द्रव से गैस बनता तो कुछ अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? गैस से द्रव बन रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संघनन कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। वह ताप जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव, ठोस क्या बनता है? ठोस बनता है द्रव में। यानी पहले वो ठोस होता है, अब वो बनता है लिक्विड। इस ताप को द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणांक। क्या कहते हैं? द्रवणांक। क्वथनांक नहीं कहेंगे आप। क्वथनांक बहुत बार आपको याद रहेगा। टीचर, बच्चे क्या करते हैं? क्वथनांक 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 पढ़ते रहते हैं तो क्वथनांक लगाते नहीं। ठोस द्रव बन रहा है। क्वथनांक क्या होता है? उबलने की क्षमता होती है, जहां क्वथन कर रहा है, उबल रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वथनांक एक बहुत कंफ्यूजन आंसर हो सकता है, आप लगा के नहीं आएंगे। ठोस क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, ठोस क्या कर रहा है? द्रव में परिवर्तित हो रहा है। मतलब पहली बार ठोस से द्रव बन रहा है। यानी एक बर्फ था,
वो पिघलना शुरू हुआ, पिघलना शुरू हुआ, पिघलना शुरू हुआ, पिघलना शुरू हुआ, और जो पिघलने की प्रक्रिया है उसे द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, आगे किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, अगर ठोस वाष्प में बन रहा है, ठोस पदार्थ वाष्प बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछते रहता है एग्जाम में, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें कि ठोस अगर सीधे क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सीधे वाष्प का मतलब देखिए कोई भी ठोस होता है, ये कोई भी ठोस होता है, तो ठोस को अगर गर्म करेंगे तो वो द्रव बनेगा। ठीक है, और द्रव को फिर गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ठोस सीधे गैस बन रहा है, ना द्रव बनने की जरूरत नहीं समझा, वो द्रव बना ही नहीं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल ले लेंगे इसको, अगर कोई एग्जाम्पल पूछ देगा तो एग्जाम्पल क्या हो जाए? कपूर। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? कपूर। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन देखे होंगे आप, कपड़ा में डालते रखते हैं वो नेफ्थलीन। नेफ्थलीन तो आप जानते ही होंगे, कपड़ा में रखते हैं, कपड़ा में लगाते हैं, कपड़ा में रखते हैं, उसको खराब नहीं होगा इसके लिए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस, कोई एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। उस पदार्थ का नाम है जल। क्या नाम है? जल। उस पदार्थ का नाम है जल। देखिए ठोस के रूप में जल कैसे पाया जाता है? तो बर्फ के रूप में। कैसे पाया जाता है? बर्फ के रूप में। जल के रूप में तो आप जल जानते ही कि लिक्विड होता है। और गैस के रूप में कैसे पाया जाता है? तो भाप के रूप में। आपने कभी खाना बनते हुए देखा होगा, आपने कभी खाना बनते देखा होगा, उस खाना के ऊपर जो भाप निकलता है वो भी पानी होता है, वही लिक्विड ही होता है, लेकिन बहुत अधिक गर्म होने के कारण क्या होता है, वो लिक्विड बनके, लिक्विड जो है भाप बनके उड़ने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आंसर होगा जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है? 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है? देखिए आपको पता होगा, एक चीज पता होगा, आपको नहीं पता तो आज देख लीजिए। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 273 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 273 प्लस करना पड़ेगा। और यही अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। अब यहां क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए आप, 10 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन किस में दिया है? केल्विन में। सब में के है। देखिए इसका मतलब हमको पूछ रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलें, तो 10 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दिए, 273 में 10 जोड़ दिए तो 283 आ गया। इसका मतलब 283 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट वन देखिए, आराम से बना सकते हैं आप। एक कंफ्यूजन नहीं है, 273.15 होता है, एज्यूम कर लिया जाता है, इसलिए देखिए सेकंड 11 नंबर में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बोला 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो 100 डिग्री जोड़ेंगे 273 में कितना हो जाएगा? देखिए 273 प्लस 100 हो जाएगा 373, लेकिन दिया हुआ ऑप्शन में 373.15 कितना दिया हुआ है? 373.15। अब भाई होता क्या है कि ये जो 273 है वो 273.15 होता है, लेकिन सुविधा के लिए, कैलकुलेशन में सुविधा हो, इसलिए हम लोग 273 ही मान लेते हैं। तो इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। 273.15 जोड़ना हो, अगर ऑप्शन में दिया हो 273.15 तो उसके साथ चलेंगे। इसलिए यहाँ देखिए 373.15 दिया है, इसका मतलब यहाँ 273.15 जोड़ा है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर ये टिक लगा देंगे। ठीक है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? देखिए अणुओं की ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या है? जिससे अणु फैल सके, जिससे अणु अपना एक्टिविटी दिखा सके। परमाणु अणु आप जानते होंगे, तो एटम्स। तो अणु की ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। देखिए ठोस में अणु की ऊर्जा अधिकतम नहीं होती है। ठोस में क्या होती है? अणु की ऊर्जा तो होती है, अधिकतम नहीं होती है। गैस में क्या होती है? अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है। और द्रव में क्या होती है? अणु की ऊर्जा कम होती है। यानी कैसे इस बात को तय करेंगे? इस बात को तय करने के लिए आप देखिए,
अगर किसी ठोस को एक बर्तन में रख दें तो इस तरह का आपको आकृति दिखाई देगा दूर दूर में। उसी जगह पे किसी द्रव को रख दें तो हल्का चिपका चिपका दिखाई देगा, और उसी जगह पे किसी गैस को रख दें तो इतना चिपका दिखाई देगा कि पता चलेगा कि आपको बीच में जगह ही नहीं। इसका मतलब ये हमेशा उड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है। उड़ना चाहता का मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा ऊर्जा है, तभी तो ये फैलना चाहता है, भागना चाहता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा गैस। क्या होगा इसका आंसर? गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तभी बताएं जिसका दूर दूर होता है, अंतर आणविक बल दूर दूर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठोस। ठीक है, आगे। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है? प्रसरण। देखिए, वह प्रक्रिया, मिश्रण या प्रसरण, बोला वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध, इसको मिश्रण भी बोल सकते हैं। इत्र सुगंध होता है, इसी गंध चारों तरफ अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप फैल जाती है। जैसे एक आदमी है, ये इसको गंध आसानी से आसानी से जो गंध लग जाता है, इसका मतलब वो क्या हुआ, पूरे क्षेत्र में वो फैल गया, और इस फैलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? प्रसरण। क्या कहते हैं? प्रसरण। अगर विसरण लिखा होगा तब भी आप इसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के, अभी बता देखिए, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल, अभी ध्यान से देखिए, ये था ठोस का जिसमें दूर 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 था, ठीक है, लेकिन ये बहुत अंदर से मजबूती के साथ जुड़ा होता है, और इसका आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इसलिए ठोस कहलाता है। मतलब इसके कण क्या होते हैं? बहुत अधिक सटे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें, यहां देखिए, इस क्वेश्चन हमने क्या बताया कि ये इस तरह से दिखाई देते, कब? जब इसके ऊर्जा की बात आती है, इसमें ऊर्जा जो है इस तरह होते हैं। लेकिन जब इसमें क्या होता है, जब इसके अंतराणविक बल का बात होता है, तो इसके अंतराणविक बल क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं, बहुत चिपके हुए होते हैं। तो सबसे कम गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता है। देखिए, गैस से हमें पता नहीं, गैस से कण दूर उड़ना चाहते हैं हमेशा, उड़ना चाहते हैं हमेशा, उड़ना चाहते हैं हमेशा। इसका मतलब उसका आकर्षण बल कम है, एक दूसरा जो उसके अंदर अणु है वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पा रहा है, तो इसका क्या होगा? कम। क्या होगा? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होती है। गैस में संपीड़न होती है, गैस में संपीड़न होती है। संपीड़न का मतलब दबाने की क्षमता। गैस को हम लोग अधिक से अधिक कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए, मान लो एक गुब्बारा को रखे हैं, उसी जगह उतना बड़ा एक ईंट रख दिए, या उतना ही बड़ा एक पानी का बोतल रख दिए, तो सबसे अधिक हम गुब्बारा को दबा सकते हैं। इसलिए गैस में संपीड़न की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। अगर गैस को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, फैलाव बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें, फैलाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाष्पन की प्रक्रिया ठंडक उत्पन्न करती है। सही बात है, वाष्पन की प्रक्रिया क्या करती है? ठंडक उत्पन्न करती है। कभी आपके हाथ पर, अंगुली पर किसी जगह पे पेट्रोल गिरा होगा, पेट्रोल गिरा होगा अगर, तो पेट्रोल आपको पता होगा तुरंत उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, हाथ पे गिरता है, इस जगह पर जिस जगह पे गिरता है उस जगह पर बहुत अधिक ठंडक महसूस होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या करती है? ठंडक महसूस कराती है। जब वाष्प संघनित होता है, जब वाष्प संघनित होता है, नहीं वाष्प क्या हो रहा है? संघनित हो रहा है। वाष्प क्या हो रहा है? संघनित हो रहा है। संघनित होने के बाद जमा हो रहा है, तो ताप घट जाता है, एकदम घट जाता है। अब गर्म है, गर्म है, गैस जैसा, वाष्प है तो गैस ही भाई। अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठंडा होगा तभी तो संघनित होगा, तभी तो जमेगा, और उस दौरान क्या होगा? ताप क्या होगा? घट जाएगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु, आर्द्र वायु किसे बोलते हैं? ठंडा वाला वायु, जिसमें नमी है, जिस पानी में नमी है, जिस वायु में नमी है, उसमें कपड़ा क्या होता है? देर से सूखता है। क्या होता है? देर से सूखता है, विलंब से सूखता है। निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? तो आप बिना सोचे समझे आप इसको लगा सकते हैं, सूती कपड़ा। चलिए, आज का क्लास खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप प्रत्येक नई वीडियो में क्लास में जुड़े रहेंगे, और हम ये भरोसा दिलाते हैं कि धीरे धीरे आपके बोर्ड एग्जाम तक आते आते हम आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे आपका ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोथ बहुत बढ़ते रहे,
और नए वीडियो आपके साथ आता रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से